इसको कलेजे का दर्द भी कहा जाता है, जो कि 70 से 80% गलत खान-पीन की वजह से होता है, जो कि पेट के ऊपरी भाग और पसलियों के पिंजरे के निचले भाग की तरफ होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मासाइट 2.0। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एपिगैस्ट्रिक पेन के कारणों, लक्षणों, इलाज और सावधानियों के बारे में, और इसमें कौन-कौन सी जांचें करानी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। बेसिकली ज़्यादातर ये गलत खान-पीन, जैसे कि ज़्यादा खाना खाने की वजह से, बाहर का तला हुआ, मिर्च मसाले, तम्बाकू या फिर शराब के सेवन की वजह से इस दर्द की शिकायत बनती है। दूसरे इसके कारण होते हैं दोस्तों, अगर मरीज के पेट में छाले हैं या फिर पित्त की थैली की सूजन, पथरी या पैनक्रियाज की सूजन, स्प्लीन में सूजन और एसिडिटी, गैस, अगर ऐसी शिकायतें हैं तो इस समस्याओं की वजह से एपिगैस्ट्रिक पेन की शिकायत बन जाती है। आइए दोस्तों, बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। इसके लक्षणों में पेट का भरा हुआ रहना, उल्टियों का मन रहना, सीने में जलन, खट्टी डकारें, खाना खाने की इच्छा ना होना, उल्टियों के साथ में कड़वा, पित्त जैसे पदार्थ निकलना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें कौन-कौन सी जाँचें करानी चाहिए। एपिगैस्ट्रिक पेन में सबसे पहले सीबीसी, ताकि जो है ब्लड का कोई इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से अगर पेन हो, तो वो जाँच करानी चाहिए। एक पेट का अल्ट्रासाउंड, जिससे कि लिवर की सूजन, स्प्लीन की सूजन, पैनक्रियाज़ की सूजन और गॉल ब्लैडर की सूजन या फिर कोई छाले वगैरह हैं पेट में, तो उन सब तकलीफ़ों को का पता लगाया जा सके, तो इसके लिए एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए। एक सीरम लाइपेज और एमाइलेज, ये दोनों खून की जाँचें होती हैं, और एक एलएफटी और केएफटी, ये जाँचें करानी बहुत ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इलाज के बारे में। तो दोस्तों, इसके इलाज में सबसे पहली चीज़, मरीज को कोई भी एनाल्जेसिक इंजेक्शन, पेन किलर नहीं देना है, क्योंकि जितनी भी ये दवाइयाँ पेन किलर होते हैं, इनकी वजह से भी ये एपिगैस्ट्रिक पेन बन जाता है। दवाइयों में दवाइयों के कुछ कारण, जैसे कि अगर आप टीबी की दवाइयाँ कोई खा रहा है या फिर कोई ज़्यादा गरम हैवी दवाई कोई खा रहा है, तो उसकी वजह से भी ये एपिगैस्ट्रिक पेन बन जाता है, पेट में छाले बन जाते हैं, एसिडिटी की शिकायत हो जाती है। तो इन सब समस्याओं से भी एपिगैस्ट्रिक पेन बन जाता है। इलाज में इसके मैं दोस्तों सबसे पहले डाइजीन की सिरप 3 से 4 चम्मच दिन में 5 से 6 बार पिलानी चाहिए। अगर इसको फ्रिज में ठंडा करके पिलाया जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों, ओमेस 20 mg का कैप्सूल दिन में 1 बार या सुबह खाली पेट भी दिया जाता है। एक टैबलेट रेंटेक 150 mg की, जो कि एसिलॉक नाम से आती है, रेनिटेडिन सॉल्ट होता है उसमें, ये एक-एक गोली सुबह-शाम। एक दोस्तों, अ, सोडा बाइकार्ब, इसका ओमेज इंस्टा करके एक सैचेट आता है, वो 1 गिलास पानी में डाल के सुबह-शाम दिया जाता है, ताकि एसिडिटी, बदहज़मी, गैस वगैरह की शिकायत ठीक हो जाए और इसका दर्द जो है बंद हो जाए। ये इसका जनरल ट्रीटमेंट होता है। अगर किसी को एपिगैस्ट्रिक साइड पे दर्द हुआ तो हमें या फिर उसको ये वाला ट्रीटमेंट दिया जाता है, ताकि उसको जो है पहली चीज़ फर्स्ट लाइन का ट्रीटमेंट मिल सके। उसके बाद में ये जितनी भी मैंने जाँचें बताई हैं, वो जाँचें कराई जाती हैं और उसका कारण ढूँढ के उसका इलाज किया जाता है। अगर दर्द इन दवाइयों से बंद नहीं होता है, तो उसके लिए इंजेक्शन बोतलों के द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें कि एक आरएल की और एक एनएस की बोतल, उसमें एक मल्टीविटामिन, एमबीआई या फिर न्यूरोबिन फोर्ट का इंजेक्शन लगाना चाहिए। एसिडिटी, पेट में गैस, बदहज़मी, खट्टे डकारों के लिए और पेट में एसिड एसिड को कम करने के लिए पेंटो 40 mg का इंजेक्शन देना चाहिए। मोनोसेफ एसपी 1 ग्राम का इंजेक्शन बीडी और अमिकासिन 500 mg इंजेक्शन बीडी, दोनों ही एंटीबायोटिक होते हैं, जो कि किसी कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए दिया जाता है। अगर पेशेंट को उल्टियाँ हो रही हैं, तो उल्टियों के लिए इंजेक्शन एमसेड 1 एम्पूल तुरंत देना चाहिए और दिन में 3 टाइम भी दे सकते हैं। सिरप डाइजीन 3 से 4 चम्मच दिन में 5 से 6 बार, एसिडिटी वगैरह को कम करने के लिए। और पेन किलर में दर्द को कम करने के लिए एनाफोर्डन इंजेक्शन 1 एम्पुल आईएम कूल्हे पे, या फिर ट्रामाडोल 1 ml आईवी और 1 ml आईएम देना चाहिए। अगर इन दोनों इंजेक्शनों से दर्द बंद नहीं होता है, तो उसके बाद में फोर्टमिन इंजेक्शन 1 ml आईएम या आईवी, या फिर फोर्टविन और फेनार्गन 1-1 ml डाइल्यूट करके, दोनों को 1-1 ml एक सिरिंज में लेके
IM या IV देना चाहिए। IV अगर आप देते हो तो बहुत ही स्लो IV देना चाहिए इंजेक्शन को, थोड़े से डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करके, और बहुत ही स्लो देना चाहिए। और पेशेंट को SpO2 और पल्स चेक करते रहना चाहिए। अगर उसका सैचुरेशन SpO2 ऑक्सीजन लेवल कम जा रहा है तो वो इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पल्स ठीक चल रही है, सैचुरेशन ठीक चल रहा है, तो फोडन फिनार्गन डाइल्यूट करके वेरी स्लो पेशेंट को देना चाहिए, जिससे कि उसके दर्द में तुरंत आराम मिल जाएगा। दोस्तों, इन सब दवाइयों को, इंजेक्शनों को देने के बाद में इन्वेस्टिगेशन जरूर करानी चाहिए, जांचें जरूर करानी चाहिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये दर्द हुआ किस कारण से है, और उस कारण की जल्दी से जल्दी इलाज किया जा सके। अब इसके परहेज और सावधानियों की बात की जाए तो इसके परहेज में मरीज को हो सके तो तकरीबन 24 घंटे नील ओरली रखना चाहिए, या फिर उसको ठंडी आइसक्रीम डब्बे वाली, या फिर अनार का जूस ठंडा, और ठंडा दूध, ऐसी चीज़ें उसको देनी चाहिए लिक्विड में। अगर 24 घंटे बाद में उसका दर्द बंद हो जाता है तो उसके बाद में उसको अ, दूध दलिया, दही खिचड़ी, केला और आइसक्रीम, ऐसी चीज़ें ज़रूर देनी चाहिए। उसको कोई भी मिर्च मसालेदार, बाहर का तला भुजा, बना हुआ खाना, रोटी, सब्जी, ऐसी चीज़ें मरीज को बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, और मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, कम से कम 5 से 6 दिन तक। अगर नॉर्मली दर्द होगा तो जो मैंने दवाइयाँ बताई थी, उन दवाइयों से बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होंगे अंदर, तो ये इंजेक्शन और बोतलें इमरजेंसी के टाइम पे लगाई जाती हैं। उसके बाद में रिपोर्टें, जाँचें ज़रूर करानी चाहिए, ताकि जो है पता लगाया जा सके कि किस प्रॉब्लम की वजह से ये दर्द हुआ है।